पहला वीडियो हमारा वही है, साइड में टेबल डाला, 100 वाट का बल्ब जो था उसको हमने लटकाया वहाँ पे और वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। वो भी एक बेसिक सा चीज़, फ्लावर वास बनाना। उस वीडियो का व्यू 2 आया। आप जब दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, तो वहाँ बिहार के लोग जाकर रिक्शा नहीं चला रहे हैं। मुंबई में, बेंगलोर में अगर छुट्टी लेगा 3 महीना पहले से तेल लगाता है। देखिए 2 चीज है, यही चीज होता है। जब हम गलती करें, हमारा बच्चा गलती करे, तो अगर आ रहे हम पट्टा से स्टार्ट करते सक्सेस नहीं होते। रोडवेज अपॉर्चुनिटी था, साबित कर दी। भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो उनको भी लाखों लोग गाली देने वाले हैं, करोड़ों लोग गाली देने वाले हैं। उसको अगर पसंद है जो आप चौराहे पे बैठ के गांजा, हम मर जाएंगे ना 2-4 महीना बाद, मेरी बीवी हो, मेरी माँ हो, कपिल शर्मा का शो देख के एकदम मुस्कुरा रही है। जो हमको अगर कोई तकलीफ भी होता है, कोई परेशानी भी होता है, कोई समस्या भी आता है, तो हम 4 लोगों के पास जाके चर्चा करके रोते नहीं है। देखिए शार्क टैंक से पहले बिहार हमको जान रहा था थोड़ा बहुत। ICAI itself has too many opportunities for the CAs. आप एज एन एग्जामिनर एनरोल होते हैं, आप एज अ मेंटर एनरोल होते हैं, आप एज अ ट्रेनर एनरोल होते हैं ICAI के साथ। ये सारी अपॉर्चुनिटीज ICAI अपने आप में देती है। क्या देखती हैं? वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। नॉट एवरी प्रोडक्ट इज अ मार्केट वायबल प्रोडक्ट। नॉट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। क्या लोगों को सोल्यूशन की जरूरत है या नहीं, ये भी मुझे पता होना चाहिए। इन्वेस्टर के पास हम तब जाएं जब हमें एक्सपैंड करना है। बिजनेस चलाने के लिए पैसे मुझे इन्वेस्टर से नहीं मांगने हैं। बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे मुझे इन्वेस्टर से मांगने हैं। हाँ, कमी है या क्या अच्छा है बिहार के बच्चों का? सर सीरियसनेस की कमी है और मेहनत बहुत करते हैं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसका यही तरीका है, मेहनत करना ही पड़ेगा। हमारा ICAI का एक सर करियर काउंसलिंग का एक बुकलेट आता है, उसमें दे हैव मेंशन इट वेरी ब्यूटीफुली, हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हमारा पर्पस है कि हम जो भी वीडियो लेकर आए वो आपके लिए नॉलेजेबल और इंसाइटफुल हो। इसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेजेबल हों। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ? इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस सब में कुछ नहीं रखा है, हम करके छोड़ दिए। एप्लीकेशन आती है, वैकेंसी निकलती है, तो वॉलंटियर करो, चीज़ें समझ में आएंगी आखिर हो क्या रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज, वेंचर कैपिटल एक प्राइवेट फंडिंग है जो कि स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, बिजनेस को फंड करते हैं। लीगल प्रोफेशन का एथिकल मोरल जो बोलिए, हमारा ये ड्यूटी है कि जो भी केसेस हमें मिलेंगे, जो भी पक्ष हमारे पास आएगा, उसको रिप्रेजेंट करना। जब क्योंकि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम अब क्रिएट होने वाला है। डेटा के हिसाब से 2022 से 23 में लगभग 70,000 जो केसेस हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है वो सामने आए हैं। बिहार इज़ लाइक अ ब्लैक होल। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो मित्र हैं, जो अभी हमने अपनी जर्नी को 5 साल 6 साल में बिल्ड किया है, आज के स्टार्टअप्स इतना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। बिहार में टेस्ट होता है और वो टेस्ट का कोई रिलेवेंस नहीं है उस स्टार्टअप के साथ। टेस्ट कौन लेता है ये? हाय पवन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। और क्या चल रहा है लाइफ में? बस सब चीज़ें चल रही हैं, लाइफ बढ़ रहा है आगे। ओके, सो आर्ट कला फॉर यू आपका ब्रांड है। राइट। आप बहुत दिनों से इस ब्रांड को जी रहे हैं। आप अपनी स्टार्टिंग की जर्नी बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, दिमाग में कैसे आया, राइट। और पूरी जर्नी कैसे आपने तय की है? तो ये जो जर्नी बेसिकली था, ये जर्नी ऐसा नहीं था कि हम लोग को ये करना था। लाइक यूट्यूबिंग हम लोग जब स्टार्ट किए थे उस टाइम बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि यूट्यूब क्या होता है। 2016 की बात है और उस टाइम में लोग यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और ये हमारे साथ भी यही केस था। बट हुआ क्या कि उस टाइम मेरी बहन की शादी हुई थी और हमारे घर में फाइनेंशियली हम लोग इतने ज़्यादा मतलब कि गिर चुके थे फाइनेंशियली प्रॉब्लम से कि कुछ करने का कुछ समझ ही में नहीं आता था। लाइक मैं क्लास 9th 8th में होऊंगा और उस समय मेरी सिस्टर ट्यूशन पढ़ाया करती थी, होम ट्यूशन। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने माला भी गूँथा घर पे। हमने सब मिलके हम गूँथते थे, दिन के 80-90 रुपए कमाते थे हम। 80-90 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद 50-60 ऐसे था। 2 रुपए पीस, 1 रुपए पीस वो देते थे। ओके। तो उस टाइम
ऐसा लगा कि ये सब चीज़ करके क्या होगा? ₹90, ₹80, ₹100 कमा के दिन का कुछ भी नहीं हो सकता है। और पापा लोन में बहुत घिरे हुए थे, बहुत सारा लोन उनका चल रहा था, शादी के कारण, घर बनाने के कारण। पहला वीडियो तो हमने डाल दिया। अब हम लोग सोचे कि कोई भी वीडियो अचानक से वायरल नहीं होता है। तो उस समय सितंबर का टाइम था, दिवाली का समय चल रहा था। तो हमने ट्राई किया कि रंगोली का क्यों ना वीडियो बनाया जाए। और क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी और हमारे पास सामान इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो हमने छन्नी से बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके। प्लास्टिक बॉटल से बनाना रंगोली स्टार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे चीज़ों से ट्राई किया जो इंडिया में कोई ट्राई ही नहीं कर रहा था। ओके, आर्ट कला को आप अपने सिस्टर के साथ में चलाते हैं। आपका क्या रोल है? पूजा का क्या रोल है? स्नेहा का स्नेहा। क्या क्या रोल है? ये रोल पहले तो सब कुछ सबको ही करता था, बट अभी क्योंकि हमने कंपनी का एक फॉर्मेशन किया है प्रॉपर तरीके से, तो मैं सारा एग्जीक्यूशन का पार्ट देखता हूँ। लाइक कि नेक्स्ट क्या होगा, हाँ हम स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, और चीज़ें क्या हो सकती हैं नेक्स्ट, रेवेन्यू का सोर्स क्या हो सकता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से खुल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैं करता हूँ। टेक के पार्ट में सारा आईटी से रिलेटेड जितना भी काम होता है पूरे ऑफिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। पूजा का काम है बेसिकली एडिटिंग जो होता है, एडिटिंग में जितना भी क्वालिटी एश्योरेंस करना कि जो वीडियोस जा रहे हैं वो वीडियोस लाइक हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको मेक श्योर करना कि वो वैसा बने। और स्नेहा का काम है पूरे ऑफिस को ऑर्गेनाइज रखना, पूरे टीम को डिसिप्लिन में रखना और स्ट्रिक्टली सब चीज़ गाइडलाइंस को फॉलो करना, क्योंकि हमारा स्टूडियो अभी बड़ा हो गया है और वहाँ पे इतना सारा दिन भर काम होता रहता है कि कभी इधर कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। तो क्लीन रखना पूरे ऑफिस को एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। आप एज अ यूट्यूबर, हम्म। आपके मेंटोर कौन है यूट्यूब जर्नी में? मैं तो बोलूँगा कि टेक हिंदी ज़्यादातर तो अभी तो नहीं है वो, अभी शायद मे बी उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया है करना, यूट्यूबिंग। मेटा ने जब अपना पहला एशिया का पहला स्टूडियो स्टार्ट किया था, आई गेस गुड़गांव में स्टार्ट किया था उन्होंने, तब आपको उन्होंने अप्रोच किया था, वहाँ आपने शूट किया था, वो क्या एक्सपीरियंस था? पूरी कहानी बताइए। तो मेटा के टीम ने मुझे इनवाइट किया था, मैथिली ठाकुर थी और एक बहुत अच्छे, बहुत लाइक क्या कहते हैं, इंडिया में उनका बहुत नाम है, सेफ। तो उनके साथ हम उनको और मैथिली ठाकुर और मुझे बुलाया गया था। सिर्फ 3 ही लोग थे पूरे इंडिया से, और हम तीनों को अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पे मेटा के स्टूडियो में विजिट करने का। पहले मैं विजिट कर चुका था, लेकिन ये पहली बार था कि मेटा फेसबुक के ऑफिस में मैं विजिट किया था मुंबई के, बट ये मेटा का स्टूडियो पहली बार खुला था इंडिया में, पूरे एशिया में। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ मेरा वीडियो चल रहा था वहाँ पे पैनल्स में, आईटी मिनिस्टर वहाँ पे आए और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। आप अपने फैंस को इनोवेटर क्यों कहते हैं? फैंस को इनोवेटर्स, मैंने इवन शर्ट भी इनोवेटर का ही पहना मैं है। देख रहा हूँ वहाँ हाँ, इनोवेटर राइट। लिखा है। तो ये इनोवेटर कहने का ये मतलब है ना कि आप कोई भी चीज़, इम्पॉसिबल चीज़ जो कि आप कोई दूसरा कहता है कि वो नहीं हो पाएगा, अगर आप वो कर सकते हो, आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस है वैसा, तो हम उन्हें इनोवेटर कहते हैं। बिहार में आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे देखते हैं? बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम तो अच्छा है, नो डाउट। कुछ लोग बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो कि स्टार्टअप के नाम पे हवाबाजी कर रहे हैं। लाइक कि कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो कि फंडिंग उठा के एफडी में डाल देते हैं। तो ये स्टार्टअप नहीं, हमने भी बिजनेस सेटअप किया है, बट हम पूरा का पूरा बूट स्ट्रैप्ड हैं। आपको बिहार गवर्नमेंट से कुछ कभी अप्रोच किया है किसी ने? हाँ, बिहार गवर्नमेंट से मुझे सुशील मोदी जी ने अवार्ड दिया है। हालांकि नीतीश कुमार जी सर सीएम जो हैं हमारे, उनसे अवार्ड मिला था। उनका हेल्थ इश्यूज था उस दिन, तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी जी सीएम थे उस वक्त, तो वो आए थे। और इवन दो बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिन्होंने बिहार म्यूजियम बनाया, उनके घर पे मुझे इनविटेशन का मौका मिला, और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं। और उनके घर में लाइक बहुत सारे पेड़ हैं जो इंटरनेशनली उन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पे प्लांट, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स मुझे देखने का मौका मिला। उनका थॉट प्रोसेस जो बिहार म्यूजियम को बनाने के लिए था, तो वो बहुत एक अच्छा चीज़ हमें लगा कि वो जो आप पैनल देखते हो बिहार म्यूजियम के बाहर का, जंग लगा हुआ है। आयरन
हाँ, आयरन पैनल। हाँ, बहुत लोगों को लगा कि वो जंग लगा हुआ है, बट वो एक आर्ट है। वो वहाँ सिंगापुर में वो बताया उन्होंने कि सिंगापुर में जब वो गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा ये सब चीज़ और वहाँ से ये सब कॉन्सेप्ट को लेके आए वो। तो 2010 के लास्ट में हम पटना आए। यहाँ एक मारुति 800 पे हम ड्राइविंग का जॉब शुरू किए। उसमें हमको 3500 रुपये, 3000 या 3500 ऐसे ही कुछ सैलरी। तो जो बिजली का सामान आता था ना, वो मीठापुर बस स्टैंड, मीठापुर सब्जी मंडी के पास एक कृष्णा इलेक्ट्रिक है, वहीं से आता था। तो उनके यहाँ जाना आना होता था। संजोग से क्या होता है ना, जो आप अगर एक गांव में हैं तो गांव में आप लड़ लेंगे आपस में गुतिया समझ के, लेकिन आप जब बाहर में मिलते हैं तो फिर बहुत प्रेम हो जाता है। ये होता है दूर होने। तो वैसे वो हमारे साइड के थे, समस्तीपुर साइड के। तो एक ये वाला फीलिंग आ गया, जो ये सहरसा हम समस्तीपुर, तो थोड़ा सा बातचीत भी होने लगा था। तो वैसे उनके दुकान पे गए थे सामान लेने के लिए। तो एक आदमी आया और उनको बोल रहा था कि भैया एगो पंखा टंगवाना है, कोई लड़का है, को भेज दीजिए ना मेरे घर पे। तो हम वहाँ खड़े थे। बोला अच्छा वो गया हुआ है कहीं पे, आएगा तो हम भेज देंगे। तो मेरे मुंह से निकल गया भैया एक पंखा टांगने का कितना मिलता है? बोला 100 रुपये मिलता है। जाता है लगा के आ जाता है। बोले भर दिन में कई पंखा टांग सकता है? भर दिन में 7 8 पंखा टांग देगा। मेरा मैथमेटिक्स एकदम दौड़ने लगा उस समय, कैलकुलेट करने लगे। यहाँ 3500 मिल रहा है, मतलब यहाँ मतलब अगर हम ये काम सीख लें तो दिन में 2 पंखा लगा दें, 2 गीजर लगा दें, मतलब कुछ इक्विपमेंट घर में जाके लगा दें, थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, तो दिन का तो 300-400 रुपये कहीं नहीं जाने वाला, 500 रुपये कहीं नहीं जाने वाला। हमारे मन में उसी समय आया, बोले भैया हमको ये काम सीखना है, सिखवा सकते हैं आप? बोले हाँ बिल्कुल सिखा देंगे। जो 1 अप्रैल को 16 में हम कार खरीदे थे, और ये 1 अप्रैल से ही मेरा बहुत सारा काम होते गया है, ये हम आपको बताते जाएंगे आगे। तो वहाँ जब कार लिए तो फिर मन में लगा, जो उस समय पटना में ओला उबर एकदम बूम पे था, जब आया था, और राइट, हाँ लगा ये काम जो कर रहा है शहर में, ये हम अपने शहर में भी कर सकते हैं। तो हम बस कार लिए और सब कुछ यहाँ समेटे, वापस सहरसा। आसपास नंबर्स है अभी लीज वाली कैब का, और जो हमारा एम्प्लॉय है, जो ऑफिशियल एम्प्लॉय 43 के आसपास अभी है। 43। हाँ, ड्राइवर तो हमारा सर्विस एग्रीमेंट होता है उनके साथ। तो ड्राइवर हमारे कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, उनके साथ सर्विस एग्रीमेंट होता है। तो कुल मिला के देखे तो 150 उधर आप ले लीजिए, 50-43 इधर ले लीजिए, मतलब 200 लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है इससे अभी। और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये कुछ और सोच रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे आगे, तैयारी उसका चल रहा है। अभी जो गाड़ी निकल रही है वो कब लौट के आएगी आपको भी नहीं पता है, हो सकता है 3 दिन बाद आए। तो जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसको तो व्यवस्था चाहिए ना, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो बीच में हब बनाना पड़ेगा, जहाँ जाके वो रेस्ट करे, जहाँ जाके वो आराम करे, अच्छा से जाके सोए। तो थोड़ा व्यवस्था करने तो वहाँ पे आप अपना स्टॉपेज पॉइंट होगा, यार्ड होगा, फ्लिट आप जो बोल रहे थे कि वहाँ ड्राइवर लॉन्च होगा, यार्ड होगा, ऑपरेशनल टीम रहेगी वहाँ पे, जो फ्लीट मैनेजमेंट की रहेगी वहाँ पे, और ऑपरेट तो पटना से ही होगे पूरे। और आगे आने वाले 1 साल 2 साल या 5 साल में कुछ नया इनोवेशन का प्लान है? प्लान तो बहुत है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी करना है। आप जो सोच रहे हैं एक्चुअल में होता वैसा नहीं है। तो बस यही 2 चीज़ है जो हम अपने वाइफ से कमिट करवाए। एक तो हम नहीं रहे तो द पागल को एक था पागल करके पब्लिश करना, और उसका टैगलाइन रखना उनकी अधूरी कहानी। दूसरा, मेरी स्मृति स्थल पे बोल्ड अक्षर में लिखवा देना, यू हैव अराइव्ड। तब तक हम दौड़ते रहेंगे पागल की तरह, गिरते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, फिर उठेंगे, फिर दौड़ेंगे, अराइव्ड नहीं होगा। डिफिकल्टी लेवल होती है, बिकॉज आज के डेट में भी अगर आप देखें तो पासिंग परसेंटेज अभी लेटेस्ट में मैंने देखा है सीए फाइनल का, इट हैज़ कम टू 18%। अदरवाइज सीए फाइनल का जो हमारा पासिंग परसेंटेज होता था वो यूजुअली सिंगल डिजिट में होता था। तो नंबर ऑफ सीएस जो हमारे हर साल बनते हैं कम्स टू समवेयर अराउंड 20 to 30,000 ओनली। तो उतने ही सीएस हर साल क्वालिफाई हो रहे हैं। और क्या रीजन आपको लगता है क्यों ये नंबर बढ़ा है? नंबर बढ़ने का रीज़न है शायद लोग थोड़ा ज़्यादा इस अप्रोच को समझ रहे हैं कि बैलेंस्ड मैनर में पढ़ना होगा, और इंस्टीट्यूट भी थोड़ा सा ज़्यादा अभी प्रोएक्टिव है कि स्टूडेंट्स को
इंसाइट्स प्रोवाइड करे थोड़े से। वो अभी आप पोर्टल पे अगर जाएंगे तो बहुत इंटरैक्टिव सेशंस का भी उसमें प्रोविजन दे रखा है, वेयर इन स्टूडेंट्स कैन गो फॉर मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज का उनका पूरा एक सेटअप है, वो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक आर्काइव बना के उन्होंने रखा है। तो वट एवर अ स्टूडेंट नीड्स टू स्टडी फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, इट्स देयर ऑन देयर प्रोफाइल। वो सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप आईसीएआई पटना की चेयरपर्सन भी हैं। जी। यहाँ पे आपको बेसिकली अदर स्टेट के बच्चे जो सीए परस्यू कर रहे हैं और यहाँ के बच्चे जो परस्यू कर रहे हैं, आपको क्या बेसिक डिफरेंस लगता है, या क्या कहाँ कमी है, या क्या अच्छा है बिहार के बच्चों में? सर सीरियसनेस की कमी है और मेहनत बहुत करते हैं। Okay. सीरियसनेस की कमी इसलिए है शायद, जैसा मैंने आपको बोला कि जब मैंने कॉमर्स चूज़ किया था तो इट वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। इवन व्हेन आई वेंट टू स्कूल फॉर एडमिशन, मेरा मार्कशीट देख करके मुझे साइंस वालों के इंटरव्यू में बैठा दिया था। सो आई हैड टू टेल देम कि सर मैंने कॉमर्स लिया है, एंड ही वाज लुकिंग एट मी एंड आस्किंग व्हाई, अच्छा नंबर तो आया है तुम्हें। हम बोले सर मेरी मर्जी, मतलब आई वांट टू स्टडी कॉमर्स, ये मतलब क्राइटेरिया मुझे समझ नहीं आया। सो यही रीज़न है, majority of the students who are taking commerce are not taking commerce as their choice. They are taking because they don't have any other choice. तो ये दिक्कत होती है। बिकॉज ऑफ दैट वो सीरियसनेस नहीं आ पाती है जो शायद वो बच्चा सीरियस है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने साइंस चुना है, उसने खुद अपने लिए वो पाथ चुना है, तो वो सीरियस है उसको लेके। लेकिन कॉमर्स में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो खुद चुनते नहीं हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो कॉमर्स ले लेते हैं। जब तक वो 12th में आते हैं या ग्रेजुएशन में आते हैं तब जाके उन्हें थोड़ा बहुत पता चलता है कि अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंसी या प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, तब वो थोड़ी बहुत उसमें मेहनत करने शुरू करते हैं। जब झटका लगता है, झटका इन द सेंस व्हेन दे फेल इन देयर अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जीवन में कभी फेल नहीं हुए, अचानक से सीए एग्जाम में फेल हो गए, एंड इट्स अ वेरी बिग शॉक टू देम। उसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो बच्चा जिद पकड़ लेगा कि अब तो मुझे करना ही है, या तो बच्चा छोड़ देगा। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो वो बच्चा छोड़ देगा, वो उस फील्ड को परसू नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि और भी आसान तरीके हैं मुझे पैसे कमाने के। बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरी चाइल्ड और एवरी पर्सन हैज टू अर्न मनी, सो टू अर्न मनी दे हैव ऑप्शंस। टू अर्न द डिग्री दिस इज द ओनली ऑप्शन। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसका यही तरीका है, मेहनत करना ही पड़ेगा। हमारा आईसीएआई का एक सर करियर काउंसलिंग का एक बुकलेट आता है, उसमें दे हैव मेंशन इट वेरी ब्यूटीफुली, हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो दीज टू थिंग्स इफ आई कंबाइन, अ पर्सन बिकम्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बच्चा जब तक डेडिकेटेड नहीं है टुवर्ड्स द कोर्स वो नहीं कर पाएगा। मेहनत करता रह जाए लेकिन वो डेडिकेटेडली अपना टाइम डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई में नहीं दे रहा है, वो नहीं कर पाएगा। डेडिकेटेड है लेकिन मेहनत ही नहीं कर रहा है, अगेन नहीं हो पाएगा उससे। वो दोनों चीज़ें उसको चाहिए। वी ऑलवेज से यू डोंट हैव टू बी द ब्रिलियंट ऑफ द माइंड्स, यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। अगर एक बच्चा कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर लेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत परसिस्टेंट है हमारे यहाँ। शुरुआत में वो सीरियसनेस नहीं होती है, झटका लगता है तो वो हार्डवर्क करके वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं हैं। दिस टाइम वी कंडक्टेड द फेलिसिटेशन फॉर सीए स्टूडेंट्स, एंड यूजुअली जो हमारे पास क्वालिफाइड मेंबर्स हर अटेम्प्ट पे आते थे यूज्ड टू बी 30-40 ऐसा। वी हैड 110 स्टूडेंट्स दिस टाइम। 1/10 110 students qualified this time. 3 times what we used to have every attempt. Reason behind this? Students are becoming more aware of things. क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी बहुत विटल रोल प्ले कर रहा है अब अकाउंटिंग में? लाइक जैसे फिनटेक हो गया या एआई का जमाना है, तो क्या ये फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग है? I completely agree. एंड आई वुड से कि एआई से बेटर चीज नहीं हो सकती है इवन फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। रियली? या कैसे? पर्सनली आई वुड से माय एक्सपीरियंस व्हाट आई यूजुअली डू, मुझे अगर मान लेते हैं कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन होता है या मेरा कोई ऐसा सेशन होता है,
There are two tools that I usually use, that is ChatGPT, that is Canva. ChatGPT has the comprehensive information of everything. You just have to humanize it, you just have to personalize it. अब उसको completely मैंने copy paste कर लिया, then it doesn't work. It is giving me the ideas. What I do basically is I take that idea, I personalize it, I humanize it, and I use Canva to beautify it. ग्रेट। So बट अकाउंटिंग में एआई हेल्प करता है? yes, हमारा ICAI has come up with ICAI ChatGPT. They have also come up with that. उसमें जितने भी हमारे अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका उन्होंने क्रक्स वहाँ पे रखा है. होल ऑफ द रिपोजिटरी इज देयर. इफ आई हैव टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट अ रिपोर्ट जिसमें कि लेट्स से मेरा बहुत स्पेसिफिक एजेंडा है कि ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का मुझे लेट्स से ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, उसमें ये 4-5 क्वालिफिकेशंस हैं. तो कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर में क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा. तो आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट हैव टू स्टडी, बट अगेन आई हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन टू गेट द राइट आंसर. मुझे पता होना चाहिए मुझे पूछना क्या है, तो मुझे वो सही जवाब मिल जाएगा और शायद कम एफर्ट में मिल जाएगा. तो वो एक अच्छी चीज है जो हम लोग कर पा रहे हैं. अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं. ओके। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट डेटा एंट्री वेयर आई एम पुटिंग अप द इंफॉर्मेशन कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया. जब हम इन सारे AI टूल्स का यूज़ करते हैं ऑन माय अकाउंटिंग टूल और सॉफ्टवेयर, वो मुझे एक प्रॉपर रिपोर्ट निकाल के देता है कि भाई आपने कहाँ कहाँ से टर्नओवर कमाया और उस टर्नओवर को आपने किन किन जगहों पे स्पेंड किया है. व्हाट इज द परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी, हाउ मच ROI आई एम गेटिंग. दीज ऑल वर डन मैनुअली. अब मुझे आई पुट अप द डेटा इन द सॉफ्टवेयर, आई गेट दैट इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड. ओके। तो मेरा काम आसान हो जा रहा है, थोड़ा मेरा टाइम ऑप्टिमाइज हो जा रहा है. सो रादर देन मी पुटिंग माई टाइम ऑन मैकेनिकल वर्क, आई विल पुट माई रोल मोर टुवर्ड्स द एनालिटिकल वर्क. एक्यूरेसी का चैलेंज नहीं आता है अगर हम AI या डिजिटल ये अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो? एक्यूरेसी होगा, वही इसीलिए मैंने बोला कि आप सवाल सही पूछें और उसको ह्यूमनाइज करें. अगर हमने डायरेक्टली उसके जवाब को अडॉप्ट कर लिया तो बहुत गलतियां होंगी. तो उसने मुझे जो जवाब दिया है मुझे उसे कहीं ना कहीं अपने एनालिटिक्स को यूज करना पड़ेगा. AI कैन डू थिंग्स बट नॉट दे विल नॉट गेट माई एनालिटिकल स्किल्स. दे विल गिव मी द आंसर व्हाट दे हैव ऑलरेडी रेड. लेकिन जो चीज उसके सामने अभी तक आई ही नहीं है उसका वो एनालिसिस करके मुझे नहीं दे सकता है. वो एनालिसिस द ह्यूमन ब्रेन इज गोइंग टू डू. तो मेरा काम आसान हो जा रहा है जहां पे मुझे डेटा प्रॉपर ऑप्टिमाइज होके मिल जा रहा है. उस डेटा को मुझे कैसे यूज करना है, वो डेटा मेरे लिए कहाँ रेलेवेंट होगा, वो मेरा स्किल है. वो AI नहीं कर रहा ना, वो कर पाएगा शायद उस तरीके से. वो बस मुझे डेटा को उस फॉर्म में दे रहा है जिस फॉर्म में वो मेरे लिए यूजफुल है. वो सिर्फ उसको वो फिल्टर काम आउट कर रहा है. करके आपको अपने हिसाब से, अपने यूज Yes, केस के हिसाब से yes. उसको चेंजेस करके आप यूज कीजिए. करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जो डेटा दे रहा है वो मुझे सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है. स्टैंडर्डाइज डेटा है वो. मुझे कहीं ना कहीं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा. चार्टेड अकाउंटेंट के रोल को आप फ्यूचर में कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि अभी जैसा हमारा रोल है एज कंप्लायंस ऑफिसर, शायद वो रोल थोड़ा चेंज होगा और हमें जिस इंटेंट से इस कोर्स को डिजाइन किया गया था वो इंटेंट हमारा थोड़ा अब दिखता है कि आपको एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट लाया गया है, आपको कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे नहीं बनाया गया है. जब हमें उन्होंने टैक्स, लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब कुछ पढ़ाया तो उनका इंटेंशन ये है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में किसी भी बिजनेस को समझें. हमारा इंटेंट कभी ये नहीं था कि आप सिर्फ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में जाएं. ऑडिटिंग भी अगर मेरे से आप पूछे, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से परसू करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे वो जो रोल है, वो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट का जो रोल था, वो रोल अब हम धीरे धीरे लेके आएंगे. किसी ने मेरे से पूछा था इनिशियल डेज में व्हेन आई केम टू पटना, रिटर्न टू पटना, कि पटना क्यों वापस आ गई, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उस तरीके के नहीं है. तो मैंने बोला कि सर विशियस साइकिल है.
जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, वो ये सोचते हैं कि पटना के सीएस की वो एक्सपर्टीज नहीं है या बिहार के सीएस की वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो उन्हें वो उस तरीके के काम देते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि दिल्ली का सीए करेगा तो ज़्यादा बेहतर करेगा, और सीए जो पटना में, इसलिए वो ट्रेडिशनल मैनर में ही काम करेंगे। तो वो विशियस साइकिल को कहीं ना कहीं तो हमें तोड़ना पड़ेगा, और वो मुझे धीरे धीरे लगता है कि अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, जहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, स्पेशली इन पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार, उसको अकाउंटेंट से अब एडवाइज़र के तरह ज़्यादा देखा जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये ओवरऑल इन द कंट्री दिस आइडेंटिटी नीड्स टू बी चेंज्ड। वेंचर कैपिटल का चीज़ एक कंसेप्ट आया, उस समय लोग, वेंचर कैपिटल एक ऐसा चीज़ है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइनेंसेस इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि फाइनेंस थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा सा वेंचर कैपिटल को थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिए कि क्या है वो, कैसे ऑपरेट करता है। वेंचर कैपिटल बेसिकली अ काइंड ऑफ प्राइवेट फंडिंग है, ठीक है, जो स्टार्टअप्स को फंड करता है, एआईएफ सेक्टर में फंड करता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ओके। ठीक है। वो क्या होता है? वो होता है बेसिकली प्राइवेट फंडिंग ही है वो। एआईएफ ऐसा कुछ सेगमेंट नहीं है, उसमें तरह तरह के डिफरेंट एसेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, ओके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट, वो भी शायद एआईएफ में इंक्लूडेड ही होता है। डिफरेंट सेगमेंट्स है उसको। इन सिंपल लैंग्वेज, वेंचर कैपिटल एक प्राइवेट फंडिंग है जो कि स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, बिजनेस को फंड करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, इन टर्म्स ऑफ डेट, इन टर्म्स ऑफ बोथ, ठीक है। तो वो होता है प्राइवेट इक्विटी, डाइवर्सिफाइड कंसेप्ट है वेंचर कैपिटल का, ठीक है। ओके। तो वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो जाता है। वेंचर कैपिटल इज़ द बेसिक थिंग। उसमें आप एक इंडिविजुअल भी वेंचर कैपिटल हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी वेंचर कैपिटल हो सकता है, ठीक है। वो किन्हीं तरीके से हेल्प आउट कर रहा है फाइनेंशियली, और कुछ रिसोर्सफुल कनेक्शन है या कुछ भी प्राइवेट फंडिंग से इन्वॉल्व है, वेंचर कैपिटल है। जैसे सिकोया कैपिटल है या फिर एंटलर है या टेक स्टार्स है, ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो इन लोगों के पास भी 100 की टीम है, ठीक है, हेडक्वार्टर में, ठीक है। तो समझ लो कि आप इतने सारे, उन लोग का लगभग 100 मिलियन फंडिंग तो इन 1 क्वार्टर होता है, वो लोग करते हैं। तो वो समझ लो आपकी उसमें टीम, डिलीजेंस की टीम बड़ी होती है, लेकिन ओवरऑल टीम जो है वो फर्म की थोड़ी सी लिमिटेड होती है, तो इसलिए दिक्कत आती है। हाँ, आपको खोजना पड़ेगा कहाँ अवेलेबिलिटी है, कहाँ है, इसमें आपको रेफरल काम में आएगा, ठीक है, कि आप कनेक्टेड हो कि नहीं। एक और चीज़ कंपलसरी है कि आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम से कनेक्टेड रहना होगा। चल क्या रहा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो कनेक्ट करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? वॉलंटियर से शुरू करो ना आप। वॉलंटियर इंटरेक्शन इज द बेस्ट थिंग, आपको मैंने बताया है जब भी लेकिन वॉलंटियर्स का काम तो सपोज कोई अपने 20 साल की उम्र में है, 25 साल की उम्र में है, 30 साल की उम्र में है, तो वो वॉलंटियर कर सकता है। लेकिन हाँ, जो ये माइंडसेट का ये आया ना, अब जैसे आप यहाँ पे देखो, अब ये स्टेजेस है। अब आप 30 साल को पकड़ते हैं, अब आप कहोगे कि आज के डेट में मैं वॉलंटियर करूं, तो क्या वो वाजिब है? तो वो डिपेंड करता है 2-3 माइंडसेट पे, कि क्या आप 5-6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि वॉलंटियर करना सही है कि नहीं है, क्या हम यही करेंगे, तो आप वहाँ सोचिएगा, ठीक है। लेकिन आप 5-6 साल से मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रगल आपका चल चुका है, आप सक्सेस देख चुके हैं, फेलियर देख चुके हैं, आप बहुत कुछ देख चुके हैं, तो आप वॉलंटियर करने के लिए आप सोचोगे नहीं। वॉलंटियर एक मैंने क्यों कहा, क्योंकि अरे आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जब वैकेंसी है ही नहीं, जब वो किसी को ले ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं बचता है तो कि आपके आप पास क्या ऑप्शन करें? भी नहीं बचता है। एटलीस्ट आप समझो तो सही क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, एक्सपीरियंस दिखाना, पेपर वर्क दिखाना कि मैंने ये करा है, वो करा है, वो अलग बात है। कोई आपसे वर्बली पूछ रहा है कि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम से कनेक्टेड कैसे हो, तो आपके पास जवाब तो होना चाहिए ना, कि आप अगर वीसी फर्म में काम करने का सोच रहे हो तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि हाँ, मैं स्टार्टअप्स को देखा है, ऐसे हेल्प किया है, वॉलंटियर किया है, ठीक है, इवेंट का पार्ट रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ तो बोलोगे, कुछ तो आपके पास रहेगा ना बोलने के लिए, तो सामने वाला को भी लगेगा कि कुछ तो समझ रहा है। डेप्थ की बात को हटा देते हैं, फंडामेंटल यही है, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, स्टार्टअप से आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, फाउंडर से मिलना पड़ेगा, क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, कैसे इवेंट होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या प्रोसेस है ये पता होना चाहिए, फंडिंग का जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है, कि आखिर उसको आप कैसे हेल्प कर पाओगे। अगर वीसी फर्म में कोई फंडिंग का प्रोसेस चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, तो अगर स्टार्टअप आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दोगे ना, कि आप ये कहोगे कि आई विल कनेक्ट टू माई सीनियर एसोसिएट, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बेसिक फंडामेंटल्स तो होनी चाहिए। स्टार्टअप्स
से इर्द गिर्द होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आपका डिग्री है और चीज़ें, डिग्री इसमें ज़रूरी है। वेंचर कैपिटल में काम करना है आपको, डिग्री ज़रूरी है, या फिर डिग्री या फिर एक्सपीरियंस। ओके हाँ, एज ए इंटर्न आप शुरू कर सकते हो। बहुत जगह फेलोशिप प्रोग्राम होता है ओके वीसी का, ठीक है। फाउंडर EIR प्रोग्राम भी होता है, फाउंडर फेलोशिप प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। वीसी का भी वीसी फेलोशिप होता है टू लॉन्च अ फंड, या फिर आप उनके साथ काम कर सकते हो। वो आपका एक्सपीरियंस, वो आपका पूरा का पूरा एक्सपर्टीज और एरियाज देख लेंगे। आपको अगर नहीं पता है ना, आप वीसी फेलोशिप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपके पास पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, आपने जान रखा है, आपको समझ में आता है, आपको बेसिक नॉलेज है, वीसी फेलोशिप आप ज्वाइन करो। आपका वो स्किल्स वो खुद निकाल लेंगे, और आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक आपके लिए सपोर्ट है। अच्छा, इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बहुत कॉमन सा थॉट होता है लोगों का, सबका होता है कि अगर नहीं चला तो क्या। तो इस कारण बहुत सारे लोग इसको एज अ पार्ट टाइम लेकर चलते हैं कि भाई मैं जॉब करूंगा, उससे मेरा फिक्स सैलरी आएगा, जिससे मेरा परिवार चलेगा, और स्टार्टअप के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम में इन्वॉल्व होकर के, और तब मैं उसको धीरे धीरे ग्रो करूंगा। जिस दिन स्टार्टअप मेरा अच्छा हो गया, उस दिन मैं जॉब छोड़ूंगा और मैं उसमें फुल टाइम इन्वॉल्व हो जाऊंगा। क्या ये अप्रोच सही है? आप बताइए, आप जॉब कर रहे हैं, आपको अगर तुरंत स्टार्ट करना है, इतना मैंने बता दिया अर्ली स्टेज में क्या प्रॉब्लम होता है। आप करेंगे, आपका हिम्मत होगा, आपका फैमिली भी है, ठीक है। आप क्या उस वक्त जॉब छोड़ के आप स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल। थोड़ा रिस्क बिल्कुल। इन्वॉल्व है उसमें। ऑब्वियसली। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर आपका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से नहीं है तो आप इकोसिस्टम को ब्लेम नहीं कीजिए। मीन्स आपने पूरा टाइम नहीं दिया, आपने सही तरीके से अपने अप्रोच को नहीं रखा। टाइम देने का मतलब वही 60% है। 60% अगर आपका ऑफिस आवर के बाद 4 घंटे में 60% आप अपना अगर दे सकते हैं तो वो चलेगा। देखिए, अगर आपके पास स्किल है, प्रॉपर स्किल है, जिस चीज़ में आप स्टार्टअप करने का कोशिश कर रहे हैं, आपके पास स्किल है प्रोडक्ट बनाने का, आपका पैशन है, वो जो आप कह रहे हो ना, वो अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाएगा। वो एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आज बनाया, कल कुछ बनाया, कल कुछ बनाया, वो डेवलप होते जा रहा है। टाइम बढ़ते, वो ऐसा अलाइंड होता है ना, तो ये अपने आप हो जाता है। अब आप इंटेंशनली टाइम निकाल रहे हो वो चीज़ करने के लिए, वहाँ तो प्रेशर है। प्रेशर में तो आपका पैशन फुलफिल नहीं होगा, आपका तो इंटरेस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वो आपका काम ही नहीं होगा, काम तो वहाँ गड़बड़ा गया। पैशन कब है और इंटरेस्ट कब है? सोते सोते मैं उठा के पूछूं कि भाई साहब ये बताओ, तो आप 1 घंटा का लेक्चर दे दिए, ठीक है। पैशन वो है, चुटकी बजाते काम होना चाहिए, राइट, ठीक है। राइट। तो ये चीज़ अलाइंड, ये टाइम, यही मैंने बोला ना, टाइम और अप्रोच अलाइंड होगा ना, सब अपने आप होता है इसमें। आप इवेंट में जाओ, आप समझो, इंक्यूबेशन सेंटर ज्वाइन करो, ठीक है। इंक्यूबेशन में यही सब होता है, नेटवर्किंग होता है, लोग एक प्रोडक्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में इन डेप्थ समझाते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे क्या अप्रोच करना चाहिए। यही डिफरेंस मुझे समझ में आया था उस समय कि इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन में डिफरेंट क्या है। एक्सेलरेशन से आपको फंडिंग भी वो लोग एक्सपोजर करवाते हैं, पिच का तैयारी करवाते हैं, डेमो डेज होता है। इंक्यूबेशन में प्रॉपर्ली एक होता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से होता है, जब आप आइडिएशन स्टेज पे हो, आइडिएशन स्टेज पे बिल्कुल आइडिएशन स्टेज पे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इंक्यूबेशन सेंटर्स। बिहार में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं? हाँ जी है, वो सारे स्टेट में है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, लेकिन हाँ प्राइवेट कम है, गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली है क्योंकि स्टार्टअप इंडिया है। और कितने एफिशिएंट हैं वो लोग, ये जो देखिए एफिशिएंट हैं, एनफ हैं, लेकिन आज के डेट में स्टार्टअप्स की संख्या इतनी है, सेक्टर्स इतने सारे हैं, लोग हर चीज़ को लेकर के स्टार्टअप कर रहे हैं, तो सब चीज़ को फुलफिल कर जाना मुश्किल हो रहा है। ओके। अब आप आओगे डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड से आप आओगे कि मुझे अब कपड़े बनाने हैं, कपड़े डिज़ाइन करने हैं, कुछ भी करना है, तो वैसा इंडस्ट्री कनेक्ट होना चाहिए, वैसा लोग होना चाहिए उस एक्सेलरेशन सेंटर में, तो वो उसको वैल्यूएबल लगेगा। अगर वो नहीं है तो वो उसके लिए तो वैल्यूएबल नहीं है, तो वो तो मार्केट में कहेगा कि ये तो नहीं हुआ, ये तो ख़राब हो गया, ये तो मेरा समझ में नहीं आया, ये इंक्यूबेशन सेंटर ही ख़राब है, यही ख़राब है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये नहीं है, सफिशिएंट है, लेकिन हाँ इतने सारे स्टार्टअप्स हैं ना, तो उसके लिए हम लोग को और ज़्यादा प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स, एक्सेलरेशन सेंटर्स होने चाहिए। आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो इसको एक्सपोजर लेकर के इसको MBA डिग्री का
रूप दे दिए हैं। पुणे में हैं जैसे कुछ मिडास हैं, मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस आप सुने होंगे। तो ये सब क्या है कि स्टार्टअप कल्चर को पूरा मॉडिफाई कर लिए हैं कि आपको एजुकेशन भी उसी फील्ड में होगा, आप सीखोगे भी वही सारे स्किल्स और एक्सपोजर मिलेगा बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्री के लोगों से खुद का प्रोडक्ट बनाओगे, आपको समझ में आएगा क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, तो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। तो ये इसकी पढ़ाई वो लोग करवाते हैं? पढ़ाई भी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, थ्योरी एक्सपीरियंस भी है, इंटरेक्शन भी है, नेटवर्किंग भी है, सब कुछ है जो कि स्टार्टअप तो कल्चर में अगर होना कोई चाहिए। किसी को इस तरीके की हाँ, पढ़ाई लेकिन पढ़नी है तो लेकिन ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है। हाँ, अगर कोई छोटा सा शहर से आ रहा है जिसके लिए 15 लाख 18 लाख 20 लाख मायने मायने रखता है, रखता है। तो वो सिर्फ इस एजुकेशन में लगाने से अच्छा कि वो कुछ और करे। हम्म, जरूरी नहीं है लोग लगा रहे हैं, हम्म। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कैसा क्या आपका कैपेसिटी। विजन क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर हाँ आपको जी, हार्डकोर इसी हाँ जी, फील्ड में तो जाना है तो आप जा इसके लिए सकते मैंने हैं। कहा फेलोशिप प्रोग्राम होते हैं, हम्म, हर अब्रॉड का भी है, इंडिया में भी है। आपको फेलोशिप प्रोग्राम ढूंढना है, खोजना कभी नहीं छोड़ना है। हम्म। ये कहना गलत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है आजकल, घर बैठे बैठे है। 2009-10 में ये सब नहीं था, जब हम खोजते थे लोग भी नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। जो हमारा जो रिसर्च हुआ वहाँ पे जो लोग भी थे और एडवोकेट्स थे, उन लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट किया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार 72 आवर्स तक कर रहे हैं अपना काम, और 72 आवर्स 48 आवर्स तक अगर लगातार आप अपना काम करते जा रहे हैं बिना किसी भी ब्रेक के, तो ये कितना इनह्यूमन है कि किसी को टाइम नहीं मिल रहा है सोने का। ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर है, क्योंकि किसी भी इंसान को काम करते-करते 10 घंटे बाद उसको एक ब्रेक चाहिए ही होता है। और जैसे डॉक्टर्स का काम है वो बहुत प्रेशर वाला होता है। कोई भी चीज़, एक गलती, एक उनका नेग्लिजेंस और यहाँ किसी का जान खतरे में आ सकता है। खुद जो हमारा ऑपरेशंस होता है, ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन का जो ऑपरेशन होता है, वो सब खुद इतना टाइम टेकिंग होता है कि वो वहाँ रिक्वायरमेंट है उनका कि वो उतने देर तक जगे रहें और काम करें। लेकिन जहाँ उनका वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ उनको ब्रेक दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है, तो वहाँ रूल तो होना चाहिए। वो उनका एक तरीके से राइट है जो उनसे छीना जा रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नेशनल टास्क फोर्स को कि वो पूरा रिसर्च करें और वो एक पॉलिसी बनाएं जो कि डॉक्टर्स के लिए हो कि वो कितने देर तक काम कर सके। अब ये तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, या अभी भी मेडिकल भी रिसर्च ये कहता है कि किसी भी इंसान को 2 दिन तक लगातार जगे रहने से, वो या ज़्यादा दिन तक अगर वो लगातार जगे रहता है या फिर कम सोता है, तो वो उसका अपने ज़िंदगी का 10 साल कम कर ले रहा है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिसमें कि बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर किया गया था वुमेन के साथ। उसके ब्रीस्ट को काट के उस पे इतनी बार चाकू से वार किया गया था। तो देखिए, कानून बनाना, कानून को फॉलो करना ये बाद का चीज़ है। अगर इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो ये हमारे एजुकेशन में, हमारे परिवार के परवरिश में ही किया जा सकता है। अदरवाइज कानून बनते रहेंगे, अपराध तो होते ही रहेंगे। क्या लोगों के अंदर में सोशल मीडिया स्पेशली लेते हुए लीगल अवेयरनेस की जरूरत है? बिल्कुल है। लोग मेरे कभी किसी वीडियो पे भी कमेंट कर देते हैं कि ये तो एंटरटेनमेंट का जगह है, आप यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हैं या आप यहाँ पे क्यों बता रही हैं लॉज। बेसिकली हमारा जो टाइम पीरियड है ना, वो 8-8 12-12 घंटे अब सोशल मीडिया पे जा रहा है, और हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ते चला जाएगा, आने वाला टाइम में और बढ़ेगा। जो हमारे जो यूथ है वो अभी से ही सोशल मीडिया पे है। हमारे जो मेरे से भी जो छोटे जनरेशन है, वो लोग अभी से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और उनका मैक्सिमम टाइम जो है दिन का वो जाता है सोशल मीडिया पे। वो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो सही भी होता है, गलत भी होता है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है। लगभग समझिए 99% एंटरटेनमेंट होता है और इन्फॉर्मेशन बहुत कम होता है। अगर हमारे जैसे लोग नहीं आएंगे और आगे आके अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, न्यूज़ रिपोर्टर्स अगर आगे नहीं आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि वो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो जो बेसिकली जो सोशल मीडिया जिस लिए यूज़ होना चाहिए वो नहीं होके सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस रह जाएगा। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है, लीगल अवेयरनेस रखना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम अब क्रिएट होने वाला है। और लगभग डेटा के हिसाब से 2022 से 23 में लगभग 70,000 जो केसेस हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है वो सामने आए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं। और बहुत तो होते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कहाँ जाके रिपोर्ट करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ज़रूरी है भी कि नहीं, क्या होगा उसके बाद।
तो इसलिए लोग करते नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे ही बीत रहा है, तो हमें तो अवेयरनेस का बहुत ज़रूरत है, हमें ही शायद अवेयरनेस का ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग हर तरह के कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, गलत भी सही भी। आपके पिछले वाले लाइन से एक ये बात निकल के आता है कि ठीक है वुमेन के साथ हरासमेंट होता है, बट एक एंगल ये भी निकल के आता है कि मेल भी कभी कभी सफर करते हैं बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ लॉ। बिल्कुल। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि ये बीइंग अ मेल एक फियर हमारे पास रहता है, ठीक है कंसेंट के साथ में रिलेशन बनाया गया हो या नहीं कंसेंट के साथ नहीं बनाया गया हो, क्योंकि कई बार कैजुअल होता है रिलेशन, कई बार आप रिलेशनशिप में होते हैं फिर भी रिलेशन बनता है, लेकिन उसका कभी कभी मिसयूज होता है, लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर आपका आप जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंट करता है कि रिलेशनशिप में तो रहते हैं, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, लेकिन बाद में फिर वहीं रेप का चार्जेस लगा देते हैं। मिसयूज भी बहुत हो रहा है, कोर्ट भी ये मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि लगभग 30% जो केसेस जो आते हैं रेप केसेस के, वो मैनिपुलेटेड होते हैं और वो परेशान करने के लिए होते हैं। पता चल जाता है, केस प्रोसीडिंग जब चलता है तो बाद में पता चल जाता है। लेकिन जब ये चीज़ हुआ तो बहुत मास अवेयरनेस फैलाया गया कि ये चीज़ जो है वो गलत है, क्योंकि पहले क्या था ना कि रेप की कैटेगरी में इसको भी डाला गया था। तो अब जो नया हमारा नियम बना है, भारतीय न्याय संहिता, वो आईपीसी को जो इंडियन पेनल कोड था उसको चेंज करके लाया गया है। उसमें एक सेक्शन लगाया गया है, सेक्शन 69। ओके। और हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम ये ज़रूर बताते हैं कि सेक्शन 69 जो है ये बेसिकली एम्पावर कर रहा है मेन को यहाँ पे। ओके। और यहाँ क्या पे सेक्शन 69 है क्या? है क्या? तो ये कहता है कि अगर कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रह रहा है या मतलब रिलेशनशिप में है और वो उससे वादा करता है लड़की से कि वो उसके बाद शादी करेगा, शादी का वादा करके, और अगर उसको धोखा देता है, नहीं करता है, तो ये रेप नहीं होगा। रिलेशनशिप बनाता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, लेकिन ये रेप नहीं होगा। ये आएगा इस कैटेगरी में, सेक्शन 69 में, जिसमें कि लगभग 10 साल तक का सजा है। अच्छा, जजमेंट जो देते हैं जज, जो सजा सुनाते हैं, वो सजा किस बेसिस पे सुनाते हैं? वो क्या उनका कंसेंट ये कहता है कि नहीं ये इतना दोषी है तो इसको 10 साल का सजा दो, ये कम दोषी है तो 5 साल का सजा दो? इसका क्या पैरामीटर होता है? पैरामीटर वही हीनियस क्राइम कितना है, और कोर्ट को क्या लगता है कि ये मतलब इसका कितना मेंस रिया था। मेंस रिया का मतलब कितना गिल्टी माइंड था, ये कितना इसने पहले से प्लानिंग किया था कि नहीं। जैसे होता है ना, हम लोगों को पता था मर्डर ही एक चीज़ होता है, लेकिन मर्डर ही ऐसा नहीं होता है। कल्पेबल होमिसाइड भी एक है, जो कि एक सेक्शन पहले होता है, जिसका मतलब भी वही है, एक इंसान ने एक इंसान को मार दिया, ये भी कल्पेबल होमिसाइड ही है। और मर्डर का ही मतलब होता है कि एक इंसान ने एक इंसान को जान से मार दिया। दोनों में डिफरेंस बट दोनों में बहुत डिफरेंस है, और माइन्यूट डिफरेंस है कभी कभी। और एडवोकेट्स यही करते हैं कोशिश कि अपने क्लाइंट को बचाने के लिए या मतलब केस को संभालने के लिए वो कोशिश करते हैं कि सज़ा कम कराया जाए। बचाया तो नहीं जा सकता अगर क्राइम हो गया है तो वहाँ वो कल्पेबल होमिसाइड का सहारा लेते हैं, और फिर वहाँ पे आपको सज़ा थोड़ा कम होता है। बेसिकली अगर समझने के लिए समझा जाए ना, तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है कि मैंने डेथ कर दिया, मुझे पता था कि ये करने से इसका डेथ हो जाएगा, बट मैं करना नहीं चाहती थी। अनइंटेंशनल। हाँ, अनइंटेंशनल नहीं बोल सकते, इंटेंशन कहीं ना कहीं था, लेकिन ये बहुत टिपिकल है। मेंस रिया और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस बहुत टिपिकल है। मतलब तुम एक लाइन है और आप दोनों एक तीन लाइन है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है और फिर एक ही हो जाएगा। मर्डर में क्या है ना कि वो पूरा सोच के प्लानिंग करके, मतलब वो डायरेक्ट आपका इंटेंशन वो दिखाता है कि हाँ आप मारना चाहते थे और आपने मार दिया। आप ग्रीवियस हर्ट करना चाहते थे, आपका डेथ हो गया। आपको पता था ना कि इसको अगर हम ग्रीवियस हर्ट करेंगे तो मर सकता था, लेकिन आपने फिर भी किया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। लेकिन अगर आप जान के आए, पूरा प्रोसेस को फुलफिल करते हुए आप उसको उस जगह में पहुंचा, तो उसे मर्डर कहते हैं। हम लोगों ने तो ये वर्ड सुना भी नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड। हम ये चीज जब हम पहली बार पढ़े थे तो हम बोले थे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी को नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ होता है। जैसे बोलते हैं ना कि ये तो मर्डर में इतना जल्दी कैसे बच गया, कम की सजा हुई। तो मर्डर ही हर चीज नहीं होता। डेथ अगर किसी का हुआ है तो वो हमेशा मर्डर ही नहीं होगा। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस लॉ है, और है तो कितना एफिशिएंट है? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस जो है वो आया था एक गाइडलाइंस के थ्रू, विशाखा गाइडलाइंस। उस केस के बाद क्या हुआ ना कि जो वर्किंग
जो वर्किंग आवर्स है या वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे जो भी वुमेन के अगेंस्ट जो भी लॉज होने चाहिए या जो गाइडलाइंस होने चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, इनफैक्ट साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके लिए क्या लॉ स्ट्रांग है और जुडिशरी कैसे हेल्प करती है इसमें? साइबर बुलिंग के लिए हम लोग एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है। आप उस पर जाके ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑफेंसेस हो, स्टॉकिंग हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, बार बार कमेंट कर रहा है, बार बार आपको ज़बरदस्ती फॉलो करने का कोशिश कर रहा है, इस तरीके से आप अनकंफर्टेबल हो गए, या फिर आपको फिशिंग फिशिंग का मतलब होता है कि जब आपको आपके सारे पर्सनल डेटास को अगर कोई यूज़ कर रहा है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स या फिर इस तरीके की कोई भी मैटर है, और आपका पर्सनल डिटेल्स अगर आपका गलत तरीके से ले लिया है और उसको यूज़ कर रहा है, तो फिर वहाँ पे या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सेक्सटिंग कर रहा है, अगर आपको सेक्सुअल कंटेंट्स भेज रहा है या तंग करने का कोशिश कर रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको दिया हुआ है डिटेल कि आप इन चीज़ों को, लगभग 20 चीज़ों पे आप जाके वहाँ पे एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। फिर वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उस चीज़ को रेगुलेट करने का काम करते हैं कि वो कैसे, मतलब उसको संभाला जाए, क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है। आपको बस करना है कि आपका जो भी एविडेंस है वो लगा दीजिए, और आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, नाम, पता, जो कि नॉर्मल हर जगह देना होता है, नाम, अपना पता, आपका फादर्स नेम, आपका फ़ोन नंबर या जो भी कांटेक्ट करने का डिटेल्स हो, और आपका जो कंप्लेन है वो डाल दीजिए। कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद फिर वहाँ से फिर आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है और जल्दी ही रिकवरी भी हो जाता है। देखा जाए ना, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और साइबर क्राइम को बढ़ाने का मेन रीज़न तो पता नहीं किसको हम लोग ब्लेम दें, लेकिन जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे कोई चीज़ को, वो उतना एक्सप्लॉइट भी करेंगे, उसको मिसयूज़ भी करेंगे। तो सिक्के का 2 पहलू है, में से ये भी एक पहलू है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है और ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा। तो अगर हम लोगों को जैसे अवेयरनेस जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता जाएगा वैसे से आप उसकी शिकार भी होते जाएंगे। अब्यूजिंग है, जो सोशल मीडिया में स्टोरी में अब्यूजिंग होता है, आपका कमेंट में अब्यूजिंग होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब्यूज़ का एक ही, साइबर बुलिंग का यही एक तरीका है कि आप जाइए और सीधा-सीधा पोर्टल पे अपना कंप्लेंट फाइल कीजिए। और अगर आपने पोर्टल पे कंप्लेन किया उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो? साइबर में ऐसा तो नहीं होता कि उसमें वो लोग ध्यान नहीं देते, बट कभी ना कभी अगर वही चीज़ है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप जाके एफआईआर भी करा सकते हैं पर्टिकुलरली, और मतलब ऑफलाइन भी आप जाके इस पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, उस पे आपका फिर संज्ञान लिया जाएगा। कभी भी मैं जब ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो ब्रांड बिल्डिंग मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, उसका मतलब कोई नहीं होता है। चाहे जितनी भी कंपनियों, अगर एप्पल, हाउ वी रिलेट टू दी मोबाइल फ़ोन, ठीक है, विप्रो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विप्रो, आईटीसी। सो मैं ब्रांड नेम, मैं समझता हूँ कि एक यूनिक नेम के साथ शुरू होना चाहिए, और उसको आप जब बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ रिलेट होते चली जाती हैं और एक स्टोरी बना सकते हैं। अब बनाया भी हमने। तो ये नाम जब रखा था तो वो केवल एक यूनिक नाम, और वो डोमेन मिल जाए, ट्रेडमार्क मिल जाए, एवरीथिंग हमने वो अभी चेक का तो किया। ये जब आप कंपनी नई फॉर्म करते हैं और जब आप नाम रखते हैं तो सबसे पहले लोग डोमेन चेक करते हैं कि Right. डोमेन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। बहुत ज़रूरी है जी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका ना एसेट्स है, बहुत बड़ा एसेट्स है, और वही आपका कंपनी बिल्ड करते जाएगा। ठीक है, बाकी नेम जो है वो तो आप ब्रांड बना लेंगे तो आप स्टोरी बना सकते हैं। तो स्टोरी क्या बनाया आपने, क्या स्टोरी उसके पीछे? बेसिकली हमने जब इसका लोगो डिजाइन कर रहे थे, लोगो डिजाइन भी मैंने खुद से किया था, क्योंकि मैं बताया कि हर जरूरत पे सारे सॉफ्टवेयर को आप नहीं सॉफ्ट स्किल सीखना शुरू किया, क्योंकि उस समय कोविड आ गया था। वो प्लस जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे, 1 साल ही हुआ था लगभग, तो हम इसको लोगो डिजाइन जब कर रहे थे तो हमने कहा ओ प्लस आप लोगो देखेंगे जब, तो एक टेबल्स है और चारों तरफ उसके चेयर्स हैं, 4 चेयर्स हैं, और एक कम्युनिटी से वो घिरा हुआ है। तो ओ प्लस इज नॉट अ कोवर्किंग स्पेस ओनली, ओ प्लस के अंदर में वो कोवर्किंग के बाद ना कम्युनिटी, हमारा जो टैगलाइन है, कोवर्किंग कम्युनिटी कनेक्ट। ओके, दिस इज द स्टोरी। तो हमने कोवर्क ऑफिस जो है ना, एक लोग आज के डेट में केवल ऑफिस बैठने का एक स्पेस नहीं रह गया है, ये एक कम्युनिटी के तहत एक्सटेंड हो गया। विदाउट कम्युनिटी ना कोवर्किंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और एक सिंगल ऑफिस और एक कोवर्किंग के ऑफिस में यही अंतर है कि वो अपने आइडिया को सेव कर सकता है कम्युनिटी
के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी से इंसाइट मिलते रहते हैं, बहुत सारे सपोर्ट मिलते रहते हैं। लेट्स सी आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं और वो कोवर्किंग में हैं आप, तो आपको वहाँ पे डिजाइनर्स अपने पास हायर करने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी फ्रीलांसर दोज हु आर वर्किंग इन डिजाइनिंग फील्ड, तो आप उनसे वहीं पे करवा सकते हैं, एज ए एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। तो ये कम्युनिटी जो है ना, वो आपको अपने आइडिया को अच्छे तरह से सेव कर सकती है, आपको बड़ा बना सकती है। ऐसे भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एक ये कहना है और बहुत स्ट्रांगली कहते हैं वो कि आने वाला फ्यूचर जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ही होने वाला है। आप कोई भी बिजनेस है, किसी भी फील्ड में है, आपका जो आगे का फ्यूचर होने वाला है वो कम्युनिटी बेस्ड ही होगा। मीन्स आप अगर मुझे जानेंगे, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप मुझे काम देंगे। सो एक कम्युनिटी में रहने का यही फायदा होता है कि आप नए लोगों को एक्सप्लोर करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पुराने लोग या रेफरेंस के थ्रू हैं या किसी के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं किसी काम को लेकर। क्या चैलेंजेस आप देखते हैं यहाँ पर बीइंग, अगर आप पटना में एस्टेब्लिश्ड हैं, पुणे भी आप हैंडल कर रहे हैं अपने ऑफिस को, तो क्या चैलेंज आपको बिहार में दिखता है बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? वर्क एथिक्स डेवलप होना चाहिए यहाँ पे। चैलेंज बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे लोग जो हम सारे कुछ बात कर रहे हैं, वर्क एथिक्स पे बात कर रहे हैं, वर्क कल्चर पे बात कर रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों को पता नहीं है कि जो भी काम हो रहा है उसके प्रोसेस क्या है, उसके सिस्टम क्या है। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं ये नहीं हो पाएगा तो वो पर्सनली भी ले लेते हैं कभी बिल्कुल कभी। बिल्कुल, मतलब ईगो ज्यादा हर्ट होता है। लेकिन वो मेरा एप्लीकेशन ही मुझे ही अलाउ नहीं करता नहीं है, करता है। क्योंकि मैंने वो जो एप्लीकेशन जो सिस्टम में बना है वो नहीं जानता है कि मैं फाउंडर हूँ कि डायरेक्टर हूँ, वो करने नहीं देगा। क्या अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं यहाँ पर 2 टियर सिटीज में, बिहार में, कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के या कोवर्किंग को लेकर के कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आपको यहाँ पे दिखता हो? बेसिकली मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ठीक है, ग्रेट। और पीएचडी का सब्जेक्ट जो है वो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है, ओके, ट्रांजिशंस एंड हम अपॉर्चुनिटी पे स्टडी कर रहे हैं। और इसको करते समय मुझे पता यही चला कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं वो उनके पास रिसोर्सेज जितने थे वो यूटिलाइज हो चुके हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फेज में है सारे रिसोर्सेज। सो अब डेवलपमेंट जो है वो टियर 2 टियर 3 सिटी की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो आने वाले समय में सारे डेवलपमेंट, अगर पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है, सो आने वाले समय में अलग अलग फेज में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आएंगी भी आने वाले समय में। तो अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना नहीं है टियर 2 टियर सिटी के बारे में। इसके बाद अब गाँवों की तरफ भी मूव हो रहा है, क्योंकि लोग अब ऑर्गेनिक खाना पसंद कर रहे हैं, इतने सारे पेस्टिसाइड हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट अब गाँवों की तरफ ही बढ़ेगा। लोग देख रहे हैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग को करना शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए एजुकेशन एक बेहतर माध्यम होगा, हमने जो स्टडी में पाया है। और बिना एजुकेशन से कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को भी और बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, और ये प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में मेरा जो मानना है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत हद तक कारगर साबित नहीं हुआ है कहीं भी। इसको गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रिलाई करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ही इसमें काम करना पड़ेगा। आपकी बात से एक बात याद आ रही है, लालू यादव जी ने बहुत पहले बोला था, जब मोदी जी ने स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे कि स्मार्ट सिटीज़ करना है, तो लालू यादव जी का कहना था कि हमें स्मार्ट सिटीज़ की नहीं, हमें स्मार्ट विलेज की ज़रूरत है। राइट, तो ये बात बहुत करेक्ट लगा था मुझे उस वक्त कि ठीक है, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट हो जाएंगे, लेकिन विलेज अगर स्मार्ट हो गया तो फिर आपका पूरा थ्रू आउट दी कंट्री आपका ग्रोथ बहुत ये होगा ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो अगले 5 साल का क्या आपका प्लान है? मोरोवर बहुत मैंने लॉन्ग टर्म तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है, लेकिन एक्सपेंड करना है टियर 3 से टियर 2 सिटी में मुझे, और भी व्हाई नॉट टियर 1 सिटीज? आपने बताया कि सैचुरेशन आ गया है, सैचुरेशन पॉइंट आया है, काफी सारा कंपटीशन है वहाँ पे। ओके, ठीक है, कंपटीशन से मैं भागना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो लर्निंग है वो स्टार्ट फ्रॉम टियर 2 सिटी, तो मैं बेहतर समझता हूँ टियर 2 सिटी को।
और वहाँ के डिमांड्स को बेहतर समझता हूँ। तो ज़्यादा बेहतर मैं काम कर सकता हूँ अभी टियर सिटी में। जितनी अच्छी डिमांड का आइडिया होगा उतनी उतना अच्छी आप अच्छा सप्लाई भी हम सप्लाई दे सकते दे हैं। सकते हैं। सो मुझे ज़्यादा बेहतर अच्छा आइडिया है उसका। टियर 1 सिटीज़ में मार्केट किस तरह से काम करता है और वहाँ पे डिमांड को एक्सेस कैसे करते हैं, वहाँ पे क्लाइंट कन्वर्जन कैसे होता है, उसके आइडिया कम है मेरे पास। ठीक है, दैट्स व्हाई। What advice would you give to the aspiring entrepreneurs? जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि जितने आप जो भी आइडिया सोच रहे हैं, जिस पे भी काम खुल के काम करिए। ये आधा-आधा के चक्कर में नहीं रहिए कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। जो करिए खुल के करिए। जिसको छोड़ना है छोड़ दीजिए। ठीक है? चक्कर में नहीं रहिए कि इधर से कुछ पैसा कमा लेते हैं, इधर से कमा लेते हैं और ये मेरा मेन गोल है। वो सब चक्कर में रहिएगा तो जो मेन गोल है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा। और आज के स्टार्टअप्स में मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स यही देख रहा हूँ। दे इन्वॉल्व इन डिफरेंट वर्क। ओके। मैं भी काफ़ी सारा काम किया हूँ, लेकिन एट द टाइम ऑफ जर्नी जब आप बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टॉप भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टार्ट किया, स्टॉप किया अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन इन्वॉल्व रहना चाहिए, एक ही जगह स्टिक रहना चाहिए अपने आप को, तो बेहतर कर सकते हैं। मीन्स आप फोकस्ड रहिए, Focus आपने जो सोचा है वो आप बहुत अगर जगह-जगह पे पाँव अगर अपना फैलाएँगे हाँ, तो कहीं से भी कोई ऑफर मिलता है, चलो यार ठीक है इसको कर लेते हैं। तो उस चीज़ में नहीं इसका जाइए। एक वो बहुत बड़ा शॉर्ट रीज़न ये भी होता है कि चूँकि वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते हैं तो उनका ये होता है कि सबसे पहले, क्योंकि अगेन फैमिली का प्रेशर तो तब करियर वाइज़ बहुत ज़्यादा होता है कि बेटा कुछ कर लो। हुँ। और कुछ करने के चक्कर में ये होता है कि जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं पहले आदमी प्रायोरिटाइज़ वहाँ कर देता है कि ओके हम आई शुड थिंक अबाउट दैट। वैसे स्टार्टअप्स ग्रो करने में और अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने में टाइम लगता है और नहीं भी कर पाते हैं। नहीं भी कर पाते। क्योंकि मैंने बोला स्टार्टअप जर्नी जो है ना वो आसान नहीं है। अब अगर आसानी के लिए इसमें आए हैं, आप अगर समझ रहे हैं कि परेशानियाँ नहीं होंगी और तुरंत बेहतर हो जाएगा मेरा सब कुछ, तो वो तो नहीं होने वाला है। ठीक है? तो उस चीज़ के लिए आए हैं तो आप ऑफ कोर्स कुछ और करिए, फ्रीलांसिंग करिए, जॉब करिए, कुछ कर लीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आइए फिर, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ेंगी आप। सो एक बहुत बड़ा एडवाइस आपने दिया है कि यू शुड फोकस ऑन योर स्टार्टअप आइडिया और एंटरप्रेन्योरल जर्नी। आप बहुत ज़्यादा इधर-उधर अगर आप सोच रहे हैं तो इट माइट लैग यू, मेक यू लैग इन योर